Hi, dear students. Myself Abhishek Chobe from Dalsingar Inter College रतनपुरवा मंसूरगंज महाराजगंज। आज मेरा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सेकेंड सॉलिड स्टेट का नेक्स्ट टॉपिक डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर क्या होता है इसको जानेंगे। क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है पिछले वीडियो में हम आप लोग को बता चुके हैं। सबसे पहले बात आती है क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर उनके गुणों के आधार पर देखेंगे। पहला आता है ज्यामिति के आधार पर। डियर स्टूडेंट, ज्यामिति के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस का जो ज्यामिति होता है निश्चित होता है। उनके अंतर को समझने के लिए हम NaCl का संरचना देखेंगे। आप NaCl के क्रिस्टल में देखेंगे Na पॉजिटिव आयन के चारों तरफ Cl निगेटिव आयन है, एक रेगुलर अरेंजमेंट में है। Cl निगेटिव आयन के चारों तरफ Na पॉजिटिव आयन है। अर्थात क्रिस्टलीय ठोस का ज्यामिति निश्चित एवं अभिलाक्षणिक ज्यामिति होता है। अब बात करेंगे अक्रिस्टलीय ठोस का। अक्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति अनिश्चित होती है। उदाहरण लेंगे रबड़। रबड़ के जो अणु होते हैं इरेगुलर, इनका रबड़ के अणुओं का अरेंजमेंट जो होता है इरेगुलर होता है, अनिश्चित होता है, अंट संट जैसे इधर उधर व्यवस्थित होते हैं। अर्थात इनकी ज्यामिति क्या होगी, अनिश्चित ज्यामिति होगी। अब नेक्स्ट अंतर आता है कणों की व्यवस्था के आधार पर। कणों की व्यवस्था के आधार पर समझने के लिए हम क्रिस्टलीय ठोस को समझेंगे। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप ये जानेंगे कि कारीगर जब दीवार बनाता है तो ईंट को एक रेगुलर अरेंजमेंट में व्यवस्थित करता जाता है तो एक ऊंची दीवार तैयार होती है। अर्थात लॉन्ग रेंज ऑर्डर में दीवार बनता जाता है। लेकिन जैसे ही दीवार को एक निश्चित क्रम में नहीं व्यवस्थित किया जाता है तो दीवार ऊंची दीवार नहीं बन पाती है और वो पस्त हो जाती है। अर्थात कणों की व्यवस्था क्रिस्टलीय ठोस में दीर्घ परासी व्यवस्था होती है। दीर्घ परासी व्यवस्था दीर्घ परासी व्यवस्था। अक्रिस्टलीय ठोस में कणों की व्यवस्था कैसी होगी, लघु परासी व्यवस्था। लघु परासी व्यवस्था। अक्रिस्टलीय ठोस में कणों की जो व्यवस्था होती है लघु परासी व्यवस्था होती है और क्रिस्टलीय ठोस में जो कणों की व्यवस्था होती है दीर्घ परासी व्यवस्था होती है। अब बात करेंगे प्रकृति पे। प्रकृति के आधार पर हम अंतर देखेंगे क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में। क्रिस्टलीय ठोस का जो प्रकृति होता है यह एक वास्तविक ठोस होता है। क्रिस्टलीय ठोस ही एक वास्तविक ठोस है। क्रिस्टलीय ठोस ही एक वास्तविक ठोस है और पूरे चैप्टर के दौरान आपको क्रिस्टलीय ठोस ही पढ़ना है। अब अक्रिस्टलीय ठोस क्या होगा, अक्रिस्टलीय ठोस एक आभासी ठोस है। आभासी ठोस है या इसे अतिशीतित द्रव कहते हैं। अतिशीतित द्रव कहते हैं। अतिशीतित द्रव कहने का तात्पर्य अर्थात द्रव की तरह इसमें बहने का गुण पाया जाता है। गुण पाया जाता है। जैसे आप कांच देखेंगे, ग्लास को जब प्लेस किया जाता है तो गिलास शुरू में ऐसे व्यवस्थित होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतता जाता है तो नीचे की तरफ थोड़ा सा इसका थिकनेस बढ़ जाता है। अर्थात द्रव की तरह इसमें बहने का गुण पाया जाता है। अर्थात इसको अतिशीतित द्रव भी कहते हैं। एक क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि अक्रिस्टलीय ठोस को अतिशीतित द्रव क्यों कहते हैं, तो आप आंसर देंगे कि द्रव की तरह इसमें बहने का गुण पाया जाता है, इसलिए इसको आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव भी कहते हैं। अब नेक्स्ट अंतर देखेंगे गलनांक एवं क्वथनांक। गलनांक एवं क्वथनांक। डियर स्टूडेंट,
क्रिस्टली ठोस की निश्चित ज्यामिति होती है, और जिस ठोस का निश्चित ज्यामिति होता है उसका गलनांक भी निश्चित होगा, गलनांक भी निश्चित होगा, गलनांक भी निश्चित होगा। अर्थात मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, फिक्स्ड होंगे। अर्थात एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर पिघलते भी हैं और उबलते भी हैं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर पिघलते भी हैं और उबलते भी हैं। अब बात करेंगे हम अक्रिस्टलीय ठोस के, अक्रिस्टलीय ठोस के गलनांक एवं क्वथनांक की। अब चूंकि जानते हैं कि अक्रिस्टलीय ठोस का अनिश्चित ज्यामिति होता है, तो गलनांक क्या होगा, अनिश्चित होगा। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट अनिश्चित होगा, अनिश्चित होता है, होता है। क्यों होता है? आप रबड़ को देखो, जब हम टायर को जलाते हैं तो उसका कुछ हिस्सा जलना आरंभ होता है, कुछ हिस्सा ठोस रहता है, कुछ हिस्सा पिघलना आरंभ होता है। यानी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ये पिघलते नहीं है, मतलब लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होते हैं। एक ताप रेंज में, एक टेम्परेचर रेंज में ये नरम पड़ते हैं, टेम्परेचर रेंज में, एक तापमान परास में नरम पड़ते हैं, नरम पड़ते हैं। गुड। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है विदलन। विदलन मीन्स कटान बिंदु, विदलन मीन्स कटान बिंदु, अर्थात कटान कैसा होगा। डियर स्टूडेंट, क्रिस्टलीय ठोस का जो कटान बिंदु होता है, अगर क्रिस्टलीय ठोस को किसी धारदार औजार से काटते हैं, उनका जो नई जनित सतह होता है अस्पष्ट विदलन दिखाई देता है। अस्पष्ट विदलन का तात्पर्य है, अस्पष्ट विदलन का तात्पर्य यह है कि नई जनित सतह, नई जनित सतह चिकना चिकना एवं सपाट होता है, चिकना एवं सपाट होता है। जब हम, आप यूं समझो, जब हम पनीर को किसी धारदार हथियार से काटते हैं तो पनीर का जो नई जनित सतह होता है चिकना एवं सपाट होता है, अर्थात अस्पष्ट विदलन होता है, अर्थात अस्पष्ट विदलन होता है। अब बात करेंगे अक्रिस्टलीय ठोस की, तो अक्रिस्टलीय ठोस का विदलन अस्पष्ट होता है, अस्पष्ट होता है, अस्पष्ट विदलन होगा, अस्पष्ट विदलन, अर्थात नई जनित सतह, नई जनित सतह खुरदुरा होता है, खुरदुरी होती है। क्लियर? हम नेक्स्ट अंतर देखेंगे शीतलन वक्र के आधार पर। तो शीतलन वक्र के आधार पर अंतर को समझेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस में शीतलन वक्र कैसा होता है और अक्रिस्टलीय ठोस का शीतलन वक्र कैसा होता है। नेक्स्ट अंतर हम देखेंगे शीतलन वक्र के आधार पर। शीतलन वक्र, क्रिस्टलीय ठोस का शीतलन वक्र समझने के लिए हम भाप का उदाहरण लेंगे। अब क्योंकि जानते हैं इसका गलनांक और क्वथनांक, जिन ठोसों का, जिन पदार्थों का गलनांक तथा क्वथनांक निश्चित होता है, उसका शीतलन वक्र कैसा होगा उसको हम देखेंगे। अब क्योंकि जानते हैं, अगर भाप ले लिया, वाई एक्सिस पे हमने तापमान को लिया, टेम्परेचर को लिया, वाई एक्सिस पे टेम्परेचर ले लिया और एक्स एक्सिस पे हम टाइम को ले लिए। क्लियर? मान लिया सपोज दैट भाप का टेम्परेचर 160 डिग्री सेल्सियस है। सपोज दैट भाप का टेम्परेचर 160 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन जैसे जैसे समय के साथ तापमान डाउन होगा, टेम्परेचर डाउन होगा, जैसे जैसे भाप
आपका टेम्परेचर डाउन होगा 160 से, मान लो 140 डिग्री सेल्सियस आया, 120 डिग्री सेल्सियस आया, 100 डिग्री सेल्सियस पर आते आते भाप पूर्ण रूप से जल में परिवर्तित होता है, पूर्ण रूप से जल में परिवर्तित होता है, अर्थात यहां पर अवस्था परिवर्तन होता है। आप ये जानते हैं कि अवस्था परिवर्तन पर ताप नियत हो जाता है। अवस्था परिवर्तन पर ताप क्या होता है? नियत होता है। तापमान नियत हो जाता है, तापमान नियत हो जाता है। क्लियर? अब पुनः हम टेम्परेचर डाउन करेंगे समय के साथ। जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होगा 100 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस, फिर 60 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पर जल धीरे धीरे, जैसे जैसे जल धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन करेंगे समय के साथ, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर पुनः अवस्था परिवर्तन होगा। जल धीरे धीरे बर्फ में कन्वर्ट होगा। बर्फ में तब तक कन्वर्ट रहेगा, तब तक ताप नियत रहेगा जब तक पूर्ण रूप से जल बर्फ में न कन्वर्ट हो जाए, बर्फ में न परिवर्तित हो जाए। यहाँ पर भी ताप नियत हो जाएगा। अर्थात हम इस प्रकार देख रहे हैं कि क्रिस्टलीय ठोस का जो शीतलन वक्र होगा, शीतलन वक्र क्रिस्टलीय ठोस का असतत होगा, असतत होगा, यानी लगातार टेम्परेचर डाउन नहीं हो रहा है, बीच में अवस्था परिवर्तन हो रहा है तो ताप नियत हो जा रहा है। फिर आगे जैसे जैसे हम टेम्परेचर डाउन कर रहे हैं समय के साथ, तो एक समय ऐसा आ रहा है कि जल पुनः बर्फ में कन्वर्ट होने के लिए तब तक ताप नियत रहेगा जब तक पुनः पूरा का पूरा जल बर्फ में न कन्वर्ट हो जाए, अर्थात शीतलन वक्र असतत होगा। अब बात करेंगे क्रिस्टलीय ठोस की। तो क्रिस्टलीय ठोस का शीतलन वक्र कैसा होगा? क्रिस्टलीय ठोस का शीतलन वक्र, वाई एक्सिस पे हम टेम्परेचर ले लिए। क्रिस्टलीय ठोस के शीतलन वक्र को समझने के लिए वाई एक्सिस पे हम टेम्परेचर ले लिए और एक्स एक्सिस पे टाइम ले लिया। अक्रिस्टलीय ठोस का आप जानते हैं कि गलनांक अनिश्चित होता है, गलनांक और क्वथनांक अनिश्चित होता है, अर्थात एक तापमान रेंज में, एक तापमान परास में ये नरम पड़ते हैं, अर्थात इनका जो शीतलन वक्र होगा असतत होगा। इनका जो अक्रिस्टलीय ठोस का जो शीतलन वक्र होगा सतत होगा। क्लियर? एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रिस्टलीय ठोस का शीतलन वक्र कैसा होता है, तो असतत होगा। आपको कर्व बना करके समझाना होगा, एक ग्राफ बना करके समझाना होगा। अक्रिस्टलीय ठोस का शीतलन वक्र कैसा होता है? सतत होता है। क्लियर? अब नेक्स्ट टॉपिक आता है दैशिकता। दैशिकता, दैशिकता क्रिस्टलीय ठोस का दैशिकता क्या होता है? क्रिस्टलीय ठोस विषम दैशिक होते हैं, विषम दैशिक होते हैं, विषम दैशिक होते हैं। अब क्रिस्टलीय ठोस के विषम दैशिक प्रयुक्त को समझने के लिए, विषम दैशिक का तात्पर्य क्या है इसको समझने के लिए हम NaCl का क्रिस्टल समझेंगे, NaCl का स्ट्रक्चर समझेंगे। Na पॉजिटिव आयन, Cl नेगेटिव आयन, Na पॉजिटिव आयन, Cl नेगेटिव आयन, Cl नेगेटिव आयन, Na पॉजिटिव आयन, Cl नेगेटिव आयन, Na पॉजिटिव आयन, Na पॉजिटिव आयन, Cl नेगेटिव आयन, Na पॉजिटिव आयन, Cl नेगेटिव आयन, Cl नेगेटिव आयन, Na पॉजिटिव आयन, Cl नेगेटिव आयन, Na पॉजिटिव आयन। आप यहाँ देखेंगे कि जो NaCl का स्ट्रक्चर है अल्टरनेट करके कैटायन और एनायन अल्टरनेट करके अरेंज है, व्यवस्थित है। आप यहाँ से देखना, अगर हम यहाँ से देख रहे हैं फर्स्ट स्टेप, तो हर अल्टरनेट करके Na पॉजिटिव आयन, क्लोराइड Cl नेगेटिव आयन, Na पॉजिटिव आयन, Cl नेगेटिव आयन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन। अब इधर से देखो तो केवल एक तरफ Na पॉजिटिव आयन
एक तरफ Cl निगेटिव आयन, एक तरफ Na पॉजिटिव आयन, एक तरफ Cl नेगेटिव आयन, अर्थात भिन्न भिन्न दिशाओं से देखने पर भौतिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होता है। विषमदैशिक का तात्पर्य यह है कि भिन्न भिन्न दिशाओं में भौतिक गुणधर्म, अर्थात भौतिक गुणधर्म क्या हो सकते हैं? अपवर्तनांक हो सकता है, विद्युत चालकता हो सकता है, भिन्न भिन्न दिशाओं से भिन्न भिन्न होते हैं। दैशिक, अब अक्रिस्टलीय ठोस का दैशिकता क्या होगा इसको हम जानेंगे। अक्रिस्टलीय ठोस में जो रबड़ के मॉलिक्यूल्स होते हैं अनिश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, अनिश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, अनिश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। अगर हम इधर से देख रहे हैं तो भी वैसे ही दिख रहा है भीड़, अगर हम इधर से देख रहे हैं तो भी वैसे ही उसके मॉलिक्यूल्स के भीड़ दिख रहे हैं। अर्थात हम यह कह सकते हैं भीड़ की कोई पहचान नहीं होती है, भीड़ का कोई शक्ल नहीं हो सकता है। आप यूं समझें, अर्थात दोनों तरफ से देखने पर इसकी जो दैशिकता होती है समदैशिक होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न दिशाओं में भौतिक गुणधर्म समान होते हैं। भिन्न भिन्न दिशाओं से देखने पर भौतिक गुणधर्म समान होते हैं। आप यूं समझो, जब प्रेयर टाइप में लाइनअप किया जाता है बच्चों को, स्टूडेंट्स को लाइनअप किया जाता है, तो 9th के स्टूडेंट लाइन में होते हैं, 10th के, 11th के। लेकिन जैसे ही प्रेयर इंटरवल का टाइम आता है तो इंटरवल टाइम में सारे बच्चे मिक्स हो जाते हैं। उसमें पता ही नहीं चलता है, किधर से भी किसी भी एंगल से देखो पता ही नहीं चलता है कि कौन 9th का स्टूडेंट है, कौन 10th का स्टूडेंट है, कौन 11th का स्टूडेंट है, कौन 12th का स्टूडेंट है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि भीड़ का कोई पहचान नहीं होता, भीड़ का कोई शक्ल नहीं होता है। अर्थात अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक प्रकृति के होते हैं। अर्थात भिन्न भिन्न दिशाओं से देखने पर भौतिक गुणधर्म समान होते हैं, अर्थात समदैशिक प्रवृत्ति के होते हैं। अब बात आता है उदाहरण का। क्रिस्टलीय ठोस के कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं? फर्स्ट, हीरा, NaCl हो गया, KCl एटसेट्रा। और क्रिस्टलीय ठोस के कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं? और क्रिस्टलीय ठोस के कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं? रबर हो सकता है, कांच हो सकता है, रबर, कांच, प्लास्टिक हो सकता है आदि। यानी अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण रबर, कांच, प्लास्टिक इत्यादि। थैंक्स फॉर वॉचिंग।